अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। इतवार का दिन 30 मार्च 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। मोहब्बत का इजहार कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। आप सबको जो मुझे देखते हैं इस खाकसर की जानब से बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक। ईद मुबारक तब होती है जब रुयत हिलाल कमेटी हमें बताए कि चांद नजर आ गया है। तो ये चांद देखने वाली कमेटियां अब तक मेरे और आपके कितने अरब रुपए लगा चुकी हैं, एक बहुत बड़ी स्टोरी है, घपला हुआ है, वो मैं बयान करूंगा। और इसका मुतबादिल क्या है, वो कहानी भी आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। कितनी महंगा हम चांद देखते हैं, कितने अरब रुपए लगते हैं और फिर हम चांद देखते हैं भाई साहब, और फिर भी फड्डा हुआ होता है कि नहीं मस्जिद कासिम अली शाह ठीक है, सऊदी अरब ठीक है, फलां ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में इस दफा 3 ईदें मनाई जा रही हैं। शहबाज गिल साहब का मैंने जिक्र करना है, खासी अफसरदा है। पीटीए की कौन सी अहम शख्सियत हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से जा मिली हैं, जर्नैलों से राब्ते उनके हो गए हैं, जिसकी वजह से शहबाज गिल साहब दिल का हाल बयान कर रहे हैं एक्स के ऊपर, लेकिन उनका नाम नहीं ले रहे। मर्दान के करीब एक ड्रोन हमले की तला ही, वहाँ पे बैरिस्टर सैफ का बयान आया। फिर आज सलमान अख्तर साहब की स्टेटमेंट आई। हुकूमत कुछ और कह रही है, वफाकी हुकूमत, और अली अमीन गंडापुर साहब की सरकार कुछ और दावा कर रही है। ये कहानी भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और जो खान साहब के नोबेल की नॉमिनेशन का मामला था, जो कल मैंने कुछ हकायक बयान किए, उस पर आप सब लोगों का बड़ा गिला शिकवा आया, तो उसका फॉलोअप भी है कि नून लीग अब उसे कैसे टेकअप कर रही है, और नून लीग एतराफ़ भी कर रही है कि शायद उनकी नॉमिनेशन हो चुकी है। सबसे पहले अगर आप मेरे साथ रहें तो मैं ज़रा जिक्र करना चाहूँगा चांद देखने की सूरत हाल को। हम जब रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान में ये ऐलान करती है कि शवाल का चांद नज़र आ गया है, तो फिर हम कहते हैं आज चांद रात है और सुबह ईद होगी। ऐसा ही है। तो हमारे एक दोस्त हैं जाहिद गिशकोरी, ये जियो द न्यूज़ के साथ वो बस्ता रहे, अब हम टीवी के साथ होते हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं। इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि पिछले 25 बरसों में चांद देखने के लिए ईद का या रमज़ान का या बड़ी ईद का, या जो भी जब जब भी हमें चांद देखना पड़ता है, चांद देखने के लिए पिछले 25 वर्षों में 2 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। 2 अरब रुपए। अब मेरा हिसाब चूंकि बहुत कमज़ोर है, फिर भी बहरहाल मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो मालूम हुआ 8 करोड़ रुपए सालाना चांद देखने के लिए खर्च किए जाते हैं। आप गिशकोरी साहब ने इसमें सुपार्को का महकमा भी है जो हमारा स्पेस का है, या फल्कियात से जुड़े जो अलूम है उनके लिए जो हेल्प करता है कौमी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को। तो स्पार्को ने जो ताज़ा इत्तला दे रखी है ना, वो ये दे रखी है कि शवाल का चांद हफ्ते को जो गुजर चुका है, कल हफ्ते को 3:30 बजे बन चुका था। तो इसका मतलब आज इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी मस्जिद कासिम अली खान पेशावर वाला फड्डा हो जाता है, कभी केपी में फड्डा हो जाता है, कभी सऊदी अरब के साथ हमने ईद मनानी होती है, कभी जोनल कमेटियाँ मुत्तफिक नहीं होती, कभी कोयटा से चांद नज़र नहीं आता, कभी मालूम होता है सिंध से चांद नज़र नहीं आया, कभी ठट्ठा से साहिलों से चांद नज़र नहीं आता। तो ये 2 अरब रुपए जो खर्च हुए चांद देखने के लिए 25 वर्षों में, इसमें मरकजी मरकजी जो कमेटी है रुयत हिलाल वो, और जो जोनल कमेटी हैं वो, इन सब के जो अखराजात हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो टीए बनता है, जो सफरी अखराजात हैं, उसके ऊपर ये रकम खर्च होती है। और फवाद चौधरी साहब आपको याद होगा 2019 में साइंसी कैलेंडर की तजवीज़ दे चुके थे, लेकिन उस तजवीज़ के ऊपर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब खासे बरहम हुए थे। ऐसी की तैसी कर दी थी फवाद चौधरी साहब की, और बेचारे खामोश होकर बैठ गए। तो अब जो ताज़ा सूरत हाल बनती है इस डेटा की, उसके मुताबिक पहला तनाज़ा जो हुआ वो 1958 में हुआ। यानी पाकिस्तान बनने के कोई 11 बरस बाद पहला तनाज़ा हुआ, जब पेशावर में एक दिन पहले ईद मनाई गई। यानी आपको ये इल्म था कि पेशावर में एक दिन पहले ईद कब मनाई गई? तो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, 1958 में पहला मौका था जब पेशावर में एक दिन पहले ईद मनाई गई। अब मुझसे एक और ख़बर भी ले लें। ऑस्ट्रेलिया में जो रहने वाले मुसलमान हैं वो 3 ईदें मना रहे हैं। मसलन एक ईद तो उन्होंने आज यानी इतवार के रोज़ सऊदी अरब के साथ मना ली। दूसरी ईद वो कल यानी सोमवार को अपने कैलेंडर के मुताबिक मना रहे हैं, और तीसरी ईद वो मंगल को मना रहे हैं जब वहाँ पे चाँद नज़र आएगा। तो यार ये अजीब समस्या में आपने उम्मत मुस्लिमा को उलझाया हुआ है। इससे गुरेज़ किया जाए तो अच्छा है, लेकिन ये अब क्या किया जाए? हज़रात जो हमारे मुफ्तियाने किराम हैं, वो बात सुनते हैं नहीं हैं। साइंस की मदद भी लेनी है, दूरबीन की मदद भी लेनी है, और फिर अगर चाँद की शहादतें अगर साइंस बता भी रही है कि चाँद कल 3:30 बजे आ चुका है, तो फिर इतना खर्चा आप क्यों करते हैं? साइंस पे रिलाय करें। एक कदम जो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी है वो जाए, स्पार्को की दूरबीनें यूज़ करे, साइंटिफिक कैलेंडर बनाए और कहे जी मसला हल हो चुका हुआ है।
लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि 2 अरब रुपए और 8 करोड़ सालाना फिर नहीं मिलेंगे। फिर मुफ्तियाने किराम और हमारे उलमाए किराम जो हैं, उनकी ज़ोनल कमेटी में तयनातियाँ, मरकज़ी रूहत हिलाल कमेटी की सरबराहियाँ, वो नहीं हो पाएँगी। फिर हुकूमत कैसे जस्टिफ़ाई करेगी? तो ये एक लंबी कहानी है। बहरहाल दूसरा पड्डा अयूब खान साहब के दौर में हुआ, जब रात गए हुकूमत ने ऐलान किया कि नहीं, नहीं चाँद नज़र नहीं आया, इसी वजह से। और फिर ये सिलसिला चलता रहा। रूहत हिलाल के जो ज़ोनल कमेटी हैं और जो मरकज़ी रूहत हिलाल है, ये भी मैं आपको बता दूँ कि 25 साल में 100 से ज़ायद मरकज़ी रूहत हिलाल कमेटी के इजलास हुए हैं और ज़ोनल के 300 से ज़ायद इजलास हुए हैं। और ये 20 बरसों में 17 करोड़ रुपए और 1999 में 57 करोड़ रुपए, 2001 के बाद 300 इजलास हुए जिसके ऊपर 95 करोड़ रुपए खर्च हुए। बस ये काफ़ी है कि चाँद कितना महँगा है। आगे चलूँ अब मैं? आगे चलते हैं। जो मैंने कल ज़िक्र किया इमरान खान साहब के नॉमिनेशन जो नोबेल के लिए हुई, तो मैं उसपे कल भी वज़ाहत कर रहा था कि भाई बेसित पाकिस्तानी, मुझे बहुत खुशी होगी कि पाकिस्तान के एक सियासतदान बिलख़ुसूस इमरान खान साहब नॉमिनेट होते हैं, तो पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ की बात है। मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन वैसे एहतसाफ़ी मेरा काम ये था कि फैक्ट चेक भी करके आपको बताऊँ। तो जो सवालात थे मैंने पेश कर दिए, वो अभी तक मैं अपने सवालों पे कायम हूँ। लेकिन हुआ ये कि आर शहज़ाद साहब हैं, कोई नून लीग के चाहने वाले बाहर बैठते हैं, और कोई खुर्रम भट्ट साहब हैं यूके में होते हैं। इन दोनों ने कहा है जी कि हम नोबेल की कमेटी को लिखेंगे कि खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है, तो इन्हें ये ना दिया जाए। लेकिन जो खुर्रम भट्ट साहब हैं, वो जब उन्होंने ये ट्वीट की, तो उस ट्वीट में वो ये मान गए कि उनकी नॉमिनेशन हुई पड़ी है, इसलिए वो उनसे रुजू करने को तैयार है। तो अब नून लीग के चाहने वाले खुद अगर ये तासुर दे रहे हैं, तो भाई फिर वो जाने, और रूहत हिलाल कमेटी जाने, नोबेल कमेटी जाने और पीटीआई जाने, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होगी वैसे तो पाकिस्तानी अगर उनकी नॉमिनेशन होती है। और जहाँ तक मैं आपको एक और खबर दे दूँ, हबीब अकरम साहब, खाकसार, अकबर बाजवा, उस्मा नुमान, हम सब थर्ड अंपायर भी करते हैं। एक सिलसिला शुरू किया क्विज शो का, जिसका नाम है 20 का लाख, 20 सवाल और बदले में 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। वो एपिसोड कल की जा चुकी है ऑन एयर। कनेक्शन स्पार्क नामी जो चैनल था वहाँ पे, लिंक मैं अपने यूट्यूब के नीचे दे दूँगा। तो पहला जो सवालनामा था वो मेरे लिए था, तो 1 लाख रुपया फ़कीर वहाँ जीता आपकी दुआओं से। तो आपको मैं इत्तला दे दूँ कि वो 1 लाख रुपया मैंने उस वक़्त जो ख़्याल आया, जो भी अल्लाह ने ख़्याल दिया, वो शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल में बतौर अतिया पेश कर दिया है कि वहाँ पे लाखों, करोड़ों कैंसर के मरीज़ हैं जिनके लिए शायद किसी एक को इससे कुछ मदद मिल सके। तो ये दूसरा ऐलान था जो मैंने करना था। तीसरी बात जो मैंने करनी है वो जुड़ी हुई है शहबाज़ गिल साहब से। शहबाज़ गिल साहब मुसलसल अफ़सुर्दा दिखाई दे रहे हैं। मसलन कल रात भी उन्होंने ट्वीट किया कि मैं बहुत उदास और बहुत ख़फ़ा हूँ। मैदान जंग में हम सब का अपना-अपना किरदार होता है। वो ट्वीट आप उनका देख सकते हैं, उन्होंने क्या लिखा हुआ है। वो किसी शख़्स का ज़िक्र कर रहे हैं जो ग़ालिबन अमेरिका में थे, अमेरिका में हैं और बड़ी अहम शख़्सियत हैं, पीटीआई के साथ मिले हुए, पीटीआई के साथ उनका गहरा ताल्लुक, शहबाज़ गिल साहब से गहरा ताल्लुक। शहबाज़ गिल साहब शिकवा ये कर रहे हैं कि मैं उस शख़्सियत का नाम नहीं ले सकता, मजबूरी है मेरी। लोग कह रहे हैं कि आप नाम लें। वो शिकवा ये कर रहे हैं कि ये जो शख़्सियत बहुत अहम है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई हैं। ये पीटीआई की शख़्सियत थीं, ये पीटीआई से इनका ताल्लुक था, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए, हमें बड़े-बड़े ख्वाब इन्होंने दिखाए और मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत खफ़ा हूँ। फरहान विरक नीचे लिख रहे हैं कि जनाब आप मोईद पीरज़ादा, सजाद बरकी और शाहीन सहबाई या आतिफ़ खान अमरीका वाले का नाम क्यों नहीं लेते? लें नाम। मेरा ख़्याल है विरक साहब इतने पहुँचे हुए नहीं हैं अभी, हैं तो पहुँचे हुए आजकल, लेकिन उन्होंने 4 नाम गलत लिखे हैं, 1 नाम उनका दुरुस्त है जो शायद आखिरी हो सकता है। इसी तरह से एक और पीटीआई के चाहने वालों ने इत्तला दी कि शहबाज़ गिल साहब जिन 2 लोगों का नाम लेना चाह रहे हैं एक किसी शख़्स का, वो आतिफ़ खान या चौधरी तनवीर हो सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो मेरी मालूमात हैं, क्योंकि जब उन्होंने कल ट्वीट किया ना रात को कि मैं बहुत उदास और बहुत खफ़ा हूँ, पीटीआई के एक बड़ी अहम शख्सियत जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से जाके मिल गए, हमें उन्होंने धोखा दे दिया, हमारे ख्वाबों, हमारे अरमानों पे पानी फिर गया। तो बज़ाहिर लोगों को समझ आया कि शायद वो अली अमीन गंडापुर की बात करें, क्योंकि वही आजकल बैकडोर रवाबित में यानी पेश-पेश है। तो बाद में जब उनके मैंने ट्वीट्स देखे और मज़ीद खोज लगाने की कोशिश की, तो मालूम हुआ कि ये अली अमीन गंडापुर का ज़िक्र नहीं कर रहे, ये अमेरिका बैठी एक शख्सियत का ज़िक्र कर रहे हैं। और वजह ये है कि उनके दूसरे ट्वीट में, शहबाज़ गिल साहब के दूसरे ट्वीट में वो कहते हैं कि इस शख्सियत ने इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाकर पीटीआई को नुकसान पहुँचाया। हर मौके पर जब पीटीआई को ज़रूरत पड़ी, इस शख्स ने फ़ायदा उठाया। ये वो शख्स है जो कई बार अफ़सरान से वाशिंगटन डीसी और दुबई और कई और जगहों पर मुलाकात कर चुका है। इसका मतलब है ये मुकामी शख्सियत नहीं है, ये ना गंडापुर साहब हैं, ना बैरिस्टर गौहर हैं, ना किसी और का ये ज़िक्र है। ये ज़िक्र बाहर बैठे लोगों का ही है और ऐन मुमकिन है ये ज़िक्र आतिफ़ खान साहब का कर रहे हों या चौधरी तनवीर का कर रहे हों या जो फरहान विरक ने नाम लिए हों। मेरा हंच वही है जो मैंने आपको पहले बयान कर दी है। तो इसमें हर्ज है कि अगर आप नाम ले लें,
और इसमें भी क्या हर्ज है अगर वो रवाबित कर रहे हैं। और अगर रवाबित में कोई पेशरफ्त होती है, कोई एंगेजमेंट या मुज़ाकरात होते हैं, तो क्या ये पीटीआई नहीं चाहती? पीटीआई तो चाहती है हमारे एंगेजमेंट हो, हमारे राब्ते हों। उससे पहले भी हुकूमत के साथ एंगेजमेंट हुई। आज़म सवाती भी गए थे पैगाम लेके, या नहीं गए थे? तो कहने का मकसद ये है कि एंगेजमेंट अगर मानी खेज़ है तो होने दें। अगर आपकी उम्मीदें कुछ और हैं कि नहीं साहब हमने सिर्फ लड़ाई ही करनी है और लानतानी करनी है, तो फिर नताइज कुछ और निकलेंगे। तीसरी बात जो मैंने आपसे करनी है जाने से पहले, वो जो ड्रोन हमला कार्टलिंग में हुआ मर्दान के करीब, उसमें हुकूमत का दावा कुछ और है, केपी सरकार का दावा कुछ और है। डॉक्टर अमजद अली आज बोले और फिर शेख वकास अकरम ने उनकी खूब क्लास ली है, और पीटीआई की जो केपी हुकूमत है उन्होंने फिर वाज़ेह स्टैंड लिया। लेकिन कल तक बैरिस्टर सैफ जो कह रहे थे, वो आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। तो ये क्या वजह है कि बैरिस्टर सैफ क्या अली मीन गंडापुर और बाकियों से ऊपर है? और पीटीआई बैरिस्टर सैफ साहब को बदल क्यों नहीं देती अगर वो उनकी तर्जुमानी नहीं करते, या उनके बिहाफ पे नहीं बोलते, किसी और के बिहाफ पे बोलते? इसमें हर्ज क्या है? क्या मजबूरी है पीटीआई की? हुकूमत तो दावा कर रही है जी हमने दहशतगर्द जो है उनको जहन्नुम हासिल हुए हैं, चाहे वो कलात का वाक़या हो, चाहे काटलिंग का वाक़या हो। लेकिन डॉक्टर अमजद कह रहे हैं कि जी मैं हर उस गाँव में, हर उस जगह गया हूँ जहाँ पे ये लोग हैं, मेरे आबाई कॉन्स्टिट्यूंसी से इनका ताल्लुक है। यही नहीं बल्कि जुनैद अकबर जो हैं, वो भी एक गाँव पहुँचे हुए थे और वहाँ जाके लवाहिकीन से मुलाकात कर रहे थे। तो ये अगर ऐसे कोई दहशतगर्दी के में पीछे मुलव्वस लोग हैं, तो बेहतर तो ये है कि सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड हो। और ऑन बोर्ड हो, जब तक ये सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत और इदारे यकजुबान होकर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे, तब तक ये तनाज़ा जन्म लेते रहेंगे। अब ये कौन डिटरमिन करेगा कि ये दहशतगर्द थे या नहीं थे? क्योंकि बैरिस्टर साहब ने पहले दिन हाँ कर दी, बाद में पता चला नहीं जी ये तो बात दुरुस्त नहीं है, हुकूमत कुछ और कह रही है, इदारे कुछ और कह रहे हैं। इससे ऐसे किसी भी जो ऑपरेशन है उसकी जो अवाम के यहाँ एक्सेप्टेंस है उसके ऊपर सवाल उठेंगे। मैंने अता मेंगल साहब ने, चूँकि वो भी बड़े मुश्किल से बचे, उनके ऊपर भी हमला हुआ। भुट्टी साहब ने कहा जी हम उनको सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। तैयार नहीं, दें। और वो कई लोगों ने कहा जी ये तो 1000-1200 लोग हैं। भाई अगर 1000-1200 लोग हैं, सेंटर ऑफ नानुल्लाह कह रहे थे, उनको नाम भी दुरुस्त लिखना नहीं आया। अता मेंगल कह दिया, हालाँकि अता मेंगल तो उनके बाप थे। पहले सीएम थे जिनको 10 माह बाद रुखसत कर दिया गया था। और अख्तर मेंगल वो हैं जो 2 तिहाई सीट जब नून लीग की थी, तब वो सीएम बलूचिस्तान थे। तो अब अफनान साहब को उनका नाम तक याद नहीं है। बहरहाल, अगर वो 10-1200 बंदा है तो आपको परेशानी काहे की है? और उनकी जानो माल की हिफाजत क्या हुकूमत का काम नहीं है? उन पे अगर दहशतगर्द हमला हुआ है तो भुट्टी साहब कह रहे हैं जी सिक्योरिटी देनी है, भई दें। और वो जहाँ पे जाके उन्होंने कैंप लगाया, मैंने उनका ट्वीट देखा, फूल पकड़ा हुआ हाथ में और एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा हुआ है। मैं तो ये कह सका कि अगर आज भी अख्तर मेंगल फूल पकड़ के शायरी की ज़ुबान में बात कर रहे हैं, तो उन्हें गले लगाएँ, उनके गले में हाथ डालें, उनसे मिलें, उन्हें दूर ना करें, अपने करीब लाएँ। वरना नफ़रतें हैं तो पहले भी हैं और बढ़ती जाएँगी। जाने से पहले मैंने आपको खबर देनी है 2। एक तो उमर सरफराज चीमा साहब जेल में हैं। बड़ी इस्तकामत के साथ पीटीआई के उन लोगों में से हैं जो डटे हुए हैं। लेकिन इत्तला मुझे मिली शेख वकास अकरम और उनके वकला के तवस्सुत से कि उनके दोनों कंधे जो हैं, वो ख़ासे फ्रोज़न हो चुके हैं और ख़ासी तकलीफ़ में हैं, ठंडे फ़र्श पर लेटने की वजह से। पीटीआई के वकला और क़यादत को चाहिए कि इन लोगों की भी खबरगिरी करें, उनका नाम भी लें। और जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताऊँ कि कोयटा का मैं ज़िक्र कर रहा था, मुझे कई अज़ीज़ व अक़ारिब दोस्तों ने, अहबाब ने बताया कि जो बच्चे-बच्चियाँ यहाँ बलूचिस्तान के यहाँ पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में, हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में, जो लाहौर में आके पढ़ते हैं, उन्हें इस ईद के मौके पर अपने आबाई इलाकों में जाने में बड़ी दिक्कत हुई है। टिकट्स बहुत महँगी थीं, दस्तयाब नहीं थीं, ट्रेन का सफ़र बहुत मुश्किल हुआ पड़ा था, बसों का सफ़र तो वैसे ही परहेज़ किया जाता है। तो हुकूमत पंजाब हो या वफाकी हुकूमत, उनसे दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में कुछ उन बच्चों का डेटा इकट्ठा करें, मालूम करें कितने बच्चे हैं जो बलूच हैं, बलूचिस्तान से आके यहाँ पढ़ रहे हैं, और अगर उनको सफ़री मामलात में कोई दिक्कत है, तो खुसूसी ट्रेन भी चलाई जा सकती थी, ताकि महँगे-महँगे 40-40, 50 हज़ार की टिकटें एयर की वो ना ले सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।